लोग सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप लोग का वेलकम करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। और उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम करें फ्रेंड। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और इसके बारे में आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट क्या है, अधिकार क्या होता है, अधिकार की अवधारणा क्या है, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है फंडामेंटल राइट्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के लिए क्या विवाद क्या हुआ था संविधान सभा में, उस पर डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का वर्गीकरण क्या है आपका टोटल 12 से लेकर 35 तक। तो आज ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल बने रहें। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को कैसे मीनिंगफुल बनाने के लिए किस तरीके के कार्य किए जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स नहीं, टाइप्स ऑफ राइट्स क्या है, अधिकार के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार होता है, एक मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, एक आपका सिविल राइट्स है जो सिटीजनशिप को मिलता है, विधिक अधिकार है जैसे संपत्ति का अधिकार, और एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये 5 प्रकार के राइट्स हैं, अधिकार हैं। संवैधानिक अधिकार देखा जाए तो ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के लिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग हैं तो उनको ये नेचर के द्वारा ये राइट आप मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा आपका है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। ये क्या है, इन अधिकारों का जो प्राकृतिक अधिकार, जो प्रकृति के द्वारा अधिकार मिला है मानव होने के कारण, उसका व्यवहारिक स्वरूप है वो मानवाधिकार है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि भारत में ह्यूमन राइट कमीशन है। तो प्राकृतिक अधिकार हुआ जो प्रकृति के द्वारा मानव होने के लिए मिले हुए हैं, और ये प्राकृतिक अधिकार जब व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मानवाधिकार बोलते हैं। नागरिक अधिकार क्या है, एज ए सिटीजन जो राइट्स मिलते हैं, ये अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है, ये नागरिक अधिकार है। और फोर्थ में विधिक अधिकार। विधिक अधिकार में क्या होता है, विधियों के माध्यम से कानून का निर्माण करके जो राइट दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विधिक अधिकार। जैसे संपत्ति का अधिकार 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट से निकालकर कहाँ ले जाया गया, आपका कानूनी अधिकार बनाया गया जनता पार्टी की सरकार में, और ये 1978 में किया गया। आर्टिकल क्या है, 300A है। एंड फिफ्थ आपका क्या है, संवैधानिक अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा बताते हैं। तो संवैधानिक अधिकार में क्या है, ये इसको विशेष दर्जा प्राप्त दिया गया है। जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आर्टिकल 32 में आपका हैबियस कार्पस है, को वारंटो है, मैंडेमस है, सेटेरियो है, प्रोविशन है। ये 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत एंड 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये 5 राइट हैं, अधिकार हैं, जिनके टाइप को मैंने डिस्कस किया। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के लिए संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के समय बहुत सारे विवाद हुए। विवाद ये था कि जो संविधान सभा के कुछ मेंबर थे उनका ये तर्क था कि नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, भारतीय संविधान की शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है। जैसे आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम भारत के लोगों से होती है, और गणतंत्र की स्थापना की गई है, रिपब्लिक की स्थापना की गई है। जिसका मतलब क्या है कि जो हेड होगा कंट्री का वो वंशानुगत नहीं हो सकता है, उसका निर्वाचन होगा, ठीक है, जिसमें नागरिकों की
इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है। तो कुल मिलाकर ये था, कॉन्सेप्ट ये था, संक्षेप में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ये था कि संविधान सभा में दो ग्रुप बना हुआ था। एक ग्रुप का ये मानना था कि फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलना चाहिए, सिटीजन को, और फंडामेंटल राइट्स, ये दूसरा तर्क ये था कि फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलना चाहिए, उनका ये तर्क था कि भारतीय संविधान में नागरिक सत्ता के स्रोत खुद हैं, संप्रभुता, सॉवर्जिनिटी नागरिकों के पास है, इसलिए उनको फंडामेंटल राइट्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप का ये कॉन्सेप्ट था कि संविधान के ज़्यादातर सदस्यों ने इसका विरोध किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज़्यादातर सदस्यों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में है, ब्रिटेन से लिया गया है, इसमें परिस्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सत्ता का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। जैसे मतलब संप्रभुता का, जैसे मान लिया कि चुनाव होना है, तो इलेक्शन होना है, तो संप्रभुता जनता के पास है। आफ्टर इलेक्शन लोकसभा में, पार्लियामेंट में सरकार का गठन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सॉवर्जिनिटी का हस्तांतरण होते रहता है, और सरकार, नागरिकों को सरकार का कृपा पात्र नहीं होना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये तर्क था, इसी कारण से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके किसमें, ये भाग 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेन किया गया है पूरे अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 5 प्रकार के राइट्स हैं, ये मैंने आपको बताया। एक प्राकृतिक अधिकार है, एक मानवाधिकार है, एक नागरिकों का अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलता है, एक विधिक अधिकार है, और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 5 राइट्स हैं, टाइप्स ऑफ राइट हैं। और उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या था संविधान सभा में, किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हुआ, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। इसमें क्या है, संवैधानिक उपबंध में केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, और विदेशी नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15 है, इसमें धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी विभेद नहीं होगा, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, और ये केवल एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में है, ये ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के संदर्भ में है। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन है, वाक स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करना, विदाउट आर्म्स निवास कर सकते हैं, जीविकोपार्जन का साधन। तो ये आर्टिकल 19 में केवल यहाँ के सिटीजन को मिला हुआ है। आर्टिकल 29 जिसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करना, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना। और जो 30 में क्या है, शिक्षण संस्थान हैं उनको प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है ये। तो ये आर्टिकल में आपका 15 एंड 16, 19, 29 एंड 30, ये जो है ये केवल यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, कमेंट वगैरह करते रहें आप लोग, और जो भी डाउट वगैरह होगा आप कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर करूंगा नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स क्या क्या मिले हुए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि केवल सिटीजन को 15, 16, 19, 20 to 30, और मैं आपको इसी क्लास में सारे फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल आपके टिप्स पिला दूंगा, ये प्रॉमिस है। बने रहें सभी लोग, आप लोग। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता, राइट टू इक्वलिटी है, ये आर्टिकल 14 में, ये भारत के नागरिक को भी है और विदेशी नागरिक को भी, एलियन को भी है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। एंड आर्टिकल 3 में क्या है,
जीवन का अधिकार जो सबसे व्यापक है फंडामेंटल राइट्स में, और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है आर्टिकल 21 का, जीवन का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23-24 में है, ये भी नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड 23 एंड 24 एंड 25 से लेकर 28 तक। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो क्लियर है यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और MPPSC का जो पूरा कोर्स है उसको मैंने किया, मैंने पूरा क्रैश कोर्स में किया, और मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, उससे सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया, लाइव सॉल्व कराया। आपने देखा कि सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो बिल्कुल, और लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आगे देखते हैं अब इसके फीचर्स क्या हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मूल अधिकारों का जो स्वरूप है और क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी एक्सटेंसिव है। और दूसरा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ये असीमित नहीं है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर, लोक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर फंडामेंटल राइट्स पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये असीमित नहीं है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि फंडामेंटल राइट्स असीमित हैं, सीमित हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है वो असीमित नहीं होते हैं, इस पर पाबंदियां लगाई जाती है। किस परिस्थितियों में लगाई जाती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ये न्यायालय में न्याय योग्य होते हैं, ये प्रश्न कल मैंने डिस्कस किया है, MPPSC में ये प्रश्न पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य है, और DPSP के बारे में पूछा गया। तो फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, एंड 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और रीट जारी हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 एवं 226 तो न्याय योग्य है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, नोट करते जाएं। मौलिक अधिकार सस्पेंड भी होते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। निलंबित कब होगा? आपातकाल में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट कब सस्पेंड होगा, तो आपातकाल में होगा, इमरजेंसी के समय होता है फंडामेंटल राइट सस्पेंड। ये अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों पर भी सीमाएं लगाते हैं, ये विशेषताएं हैं। और फंडामेंटल राइट्स में नकारात्मक भी है और सकारात्मक, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। मूल अधिकार संशोधन योग्य भी है, फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट भी हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है, और इसमें बहुत सारे केसेस हैं, वो केसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे केसेस में शंकरी प्रसाद का केस है, सज्जन सिंह का केस है, ये सब केस का डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। तो शंकरी प्रसाद का केस है, सज्जन सिंह का केस है, उसके बाद आपका गोलकनाथ का केस है, उसके बाद केशवानंद भारती वाद है, मिनर्वा मिल्स का केस है, वामन राव का केस है। ये सब इम्पॉर्टेंट, ये सब लैंडमार्क जजमेंट है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे केशवानंद भारती वाद में सबसे पहली बार आधारभूत ढांचे की बात की गई, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। मिनर्वा मिल्स केस में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, जुडिशियल रिव्यू वहाँ से स्टार्ट होता है। मेनका गांधी वाद है, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद की शुरुआत जो है मेनका गांधी वाद से स्टार्ट होता है। जब मेनका गांधी जी का पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, तो मेनका गांधी जी ने आर्टिकल 19 एंड 21 के आधार पर उन्होंने केस फाइल किया था, और मेनका गांधी जी के पक्ष में केस आया था। तो विदेश जाने का अधिकार, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें मैं केसेस के बारे में बात करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें मैक्सिमम लेवल पे। उसके बाद है मूल अधिकारों का जो प्रभाव है वो सरकार एवं सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी, ये बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है,
तो बिल्कुल ये सब नोट करते जाएं, एक एक पॉइंट को नोट करें। तो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने सारी चीज़ों को लेके आता हूँ, काफ़ी वर्क करता हूँ, इस सारे पॉइंट्स को एक जगह करूँ और आपके समक्ष लेके आऊँ, जिससे आपके प्रश्न सारे सॉल्व हो पाएँ। तो आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स मैंने एक जगह करके रखा है, इससे आपका क्या है कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट जो है, अगर पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स में, तो आपका अगर आप आर्टिकल देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स 12 टू 35 है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, समानता का अधिकार तो 14 से है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 12 में है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा है। स्टेट मतलब क्या होता है, और स्टेट के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स यहाँ के सिटीजन एंड बाहर के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त है। तो यहाँ के स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं इनके बारे में बताया गया है। स्टेट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब स्टेट में है। तो राज्य है, तो 12 में राज्य की परिभाषा है, और 13 में क्या है, 13 में क्या है, 13 में ये है, 13 में 4 क्लॉज है, 1 2 3 4, 13(1), 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), इसमें क्या है, सब में क्लॉज है, सब में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं 13 में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकते हैं। 14 से लेकर 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि सारी चीज़ों को याद कराऊंगा। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो समानता का अधिकार कब से कहाँ से है अगर पूछा जाएगा तो 14 से लेकर 18 तक। क्या है? 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता, राइट टू इक्वलिटी है। इसमें क्या है, 14 में क्या है, विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के समक्ष सभी को समानता मिली हुई है। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता सबको मिली है। 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा, ये 15 में दिया हुआ है। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, अवसर की समानता है, और ये एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में है। उसके बाद 17 में क्या है 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना, गांधीयन कॉन्सेप्ट, छुआछूत को खत्म करना, ये 17 में है। और इसमें एक एमपीपीएससी में हमेशा प्रश्न पूछता है, समान 1955 का जो सिविल एक्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। तो 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 जो आपका 14 में विधि के समक्ष समानता, 17 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता, ठीक है, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। तो ये 5 राइट है, आपको याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 में है। उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, आर्टिकल 20 में है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में है। उसके बाद आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रिवेंटिव डिटेंशन जब किया जाता है तो एक तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है पोस्ट डिटेंशन। क्राइम के पहले जब अरेस्ट करते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और क्राइम के बाद अरेस्ट करते हैं तो क्या होगा, पोस्ट आपका डिटेंशन है। ये है क्या, इसमें बहुत सारे रिलेटेड कानून बनाए गए, मीशा है, रासुका है, कॉफेपोशा है, टाडा था, पोटा था, इस तरह से बहुत सारे कानून बनाए गए थे जिसके अंतर्गत बनाए गए हैं। उसमें ये अधिकार दिया गया है जिसको अपराधी को अगर पकड़ते हैं, अपराधी को अगर डिटेन करते हैं तो उनके क्या राइट्स हैं। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है, ये राइट टू फ्रीडम है। आगे देखते हैं हम लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको याद हो रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, कमेंट करते रहें। इसमें क्या है,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या है, आर्टिकल, दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं, इसमें आपका है। और 24 में क्या है, जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मानव के जो मतलब बलात् श्रम पर प्रतिषेध 23 है और 24 है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या हो गया, दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 23 एंड 24। आगे देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 25 से लेकर 28 तक। इसमें 25 में क्या है, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब धर्म को आप मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पाथ है जो रिलीजन का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं किसी का। अगर कोई स्वेच्छा से चाहे तो वो कर सकता है, आर्टिकल 25 में है। 26 में क्या है, धार्मिक गतिविधियां, किसी प्रकार की कोई अगर धार्मिक गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार ये आर्टिकल 26 में है। और इसी 26 के आधार पर केशवानंद भारती जी ने केस किया था। केशवानंद भारती एक मठ के प्रबंधक थे और उनके पूरे मठ को लेने की कोशिश की जा रही थी अपने अंडर में सरकार। तो उसके उनके एक जानने वाले जो पालकी वाले थे, उन्होंने केशवानंद जी को बोला कि आपके 26 जो फंडामेंटल राइट हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रबंध का स्वतंत्रता का अधिकार, उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। और केशवानंद जी एक बार भी न्यायपालिका में नहीं गए, उनके एवज में पालकी वाला साहब जाते रहे। और केशवानंद भारती का जो केस था इसी आर्टिकल 26 के अंतर्गत हुआ था और ये लैंडमार्क जजमेंट हुआ। और अभी तक का सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जजों की पूरी बेंच थी। और केशवानंद भारतीवाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में और भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में पूरे इंडिया में सबसे लीडिंग जजमेंट माना जाता है। उसी जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। और बेसिक स्ट्रक्चर पे बात तो की गई, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का जो मौलिक ढांचा है वो क्या है। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माना और न्यायपालिका ने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, तो न्यायपालिका संविधान में किसी भी भाग का रिव्यू कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखिएगा, मैंने बताया संदर्भ, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आगे देखते हैं, आर्टिकल 27 है। इसमें क्या है, इसमें किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए, किसी धार्मिक समुदाय को या धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेशन नहीं कर सकते हैं, कर नहीं लगा सकते हैं यहाँ के जनता पर। उसके बाद है आर्टिकल 28 में क्या है, कुछ शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। किसी को जबरन आप उपस्थित रहने के लिए किसी भी जगह जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें, या जो रिलीजन मंदिर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मतलब किसी में उसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या है, देख सकते हैं, उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसमें अल्पसंख्यकों को अधिकार है आर्टिकल 29 में, याद रखिएगा। और उसके बाद 30 में क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी स्थापना करना, एस्टेब्लिश करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये 29 एंड 30। एंड आपका 32 जो आपका है, इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये अगर किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाके रीट जारी करा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है
तो 24 आवर्स में लोकल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। इसमें यात्रा की अवधि शामिल नहीं होती है, ये हैबियस कार्पस बोला जाता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी को वारंटो, कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति अगर अपने पद पर बना हुआ है तो उसके उस पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं कि किस क्वालिफिकेशन के तहत आप इस पद पर बने हुए हैं, ये को वारंटो होता है। परमादेश क्या होता है? जब सामान्य आदेश का पालन नहीं होता है, जब सामान्य आदेश का पालन नहीं होता है तो विशेष आदेश पारित की जाती है, परम आदेश पारित की जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमादेश, मैंडेमस। उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दो सर्वोच्च न्यायपालिका या उच्च न्यायपालिका अपने सबऑर्डिनेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार को देखती है कि अगर उसने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फैसला तो नहीं किया है तो उस फैसले को रद्द करके केस को अपने पास मंगाती है ऊपरी न्यायालय। एक में क्या है कि उसके फैसले को रद्द करती है और दूसरे में क्या है, उस केस को मंगा लेती है। तो ये 5 प्रकार के रीट हो गए। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझाया, तो आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर देख लें, अगर आपसे पूछा जाता है, एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर लूँ के बाद। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अधिकार है तो अधिकार में प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के लिए संविधान सभा में क्या डिस्प्यूट था। अंततः फंडामेंटल राइट्स को शामिल कर लिया गया, जो वाद योग्य है, न्यायालय में जा सकते हैं, और संप्रभुता का संस्थागत हस्तांतरण होता है परिस्थितियों के अनुसार, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। उसके बाद भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, ये है। उसके बाद फिर आपका है नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, एक्सक्लूसिव, एंड नागरिक और विदेशी नागरिक को कौन कौन से अधिकार है। मैंने बताया नागरिकों को 15, 16, 19, 29 एंड 30 है, एंड विदेशी नागरिकों को और भारतीयों को कौन कौन सा प्राप्त है, आपका 14 है, 20 है, 21 है, एंड 23, 24 है, एंड 25 से 28 तक है। ये दोनों लोगों को प्राप्त है। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। मूल अधिकारों का स्वरूप जो है वो क्या है, काफ़ी व्यापक है, एक्सटेंसिव है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग मतलब कम किया जा सकता है मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये न्याय योग्य होते हैं। आर्टिकल 32 एंड 26 रीट के बारे में बताया। फंडामेंटल राइट्स, अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं आपातकाल के समय, और नकारात्मक सकारात्मक दोनों भाव है फंडामेंटल राइट्स में, ये कराया। फंडामेंटल राइट्स के मैंने आपको बताया कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो एक हो गया समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया। 14 में 14, 15, 16, 17, 18 ये मैंने आपको पूरा बता दिया, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के अधिकार में 23 एंड 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25 से लेकर 28 तक, और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार में 29 से लेकर 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या है, 5 प्रकार के रीट हैं। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, और एक टॉपिक में एक्सक्लूसिव लेके आ रहा हूँ आपके लिए फंडामेंटल राइट्स से, कि फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है। और ये टॉपिक मैंने खुद से तैयार किया है, किसी बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगी, कि फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को मीनिंगफुल बनाने के लिए किस लेवल पर प्रयास किया जाता है और क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ तक रखें, और सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा प्रमोट करें, बने रहें। इससे आपको सारी मेरी क्लासेस आपको मिलते रहेंगी, और बहुत सारे एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं एनसीईआरटी पूरी सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए, और अदर फैकल्टी भी, इकॉनमी, साइंस, हिस्ट्री के लिए भी लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स को सार्थक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।